बफर कैपेसिटी आपको बताती है कि कितना वो जो बफर सोल्यूशन बना है ना, हमने ये पढ़ा था ना कि बफर सोल्यूशन वो होता है जो चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। तो वो जब हम एक बफर सोल्यूशन बना हुआ है और उसके अंदर हमने कोई एसिड या बेस ऐड किया, तो कितना वो उसको रेजिस्ट करेगा, कितना चेंज बर्दाश्त कर सकता है, वो उस सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी है। कितना ही कर सकता है, मतलब कि हमने तो डेफिनेशन ये पढ़ी थी ना, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन, तो वो रेजिस्ट करता है। तो हमने देखना है कितना करेगा वो, कितनी उसकी लिमिट है, ये बफर कैपेसिटी कहलाती है बफर सॉल्यूशन। ये हमने फाइंड आउट करनी। बफर सॉल्यूशन एक लाइक पर्टिकुलर पीएच सिर्फ मेंटेन नहीं रखता, या वो भी डिपेंड करता है कि कितनी मेंटेन रखेगा। हाँ वो भी चेक ऐसे होता है ना कि देखिए डेफिनेशन है कि एक लिमिट तक आप ऐड कर सकते हैं। ये तो नहीं ना कि आपने एक 100 cm 1000 cm उसमें बेस डाल दी और हम तब भी कहें कि भाई अभी भी वो रेजिस्ट करेगा, अभी भी वो मेंटेन करेगा। नहीं, फिर तो चेंज होगी ना पीएच, फिर तो वो बेसिक की तरफ जाएगी चीज। तो हमने वो लिमिट देखनी है कि कहाँ तक वो रेजिस्ट कर सकता है चेंज को। बात समझ आइए। जी सर। अब इसमें हम बफर कैपेसिटी निकालते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन ही है पास पेपर का। इसमें वो ये कहता है कि ये एक बफर बना हुआ था, एसिडिक बफर, जिसमें देखें आपको उसने बीकर में एसिड और उसका सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, एथेनोइक एसिड और उसी का सोडियम एथेनोइट सॉल्ट दिया। और उसने कहा कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब है, यानी बेसिकली 1 मोल डिजॉल्व इन 1 डीएम क्यूब। तो इनकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब है, जो आपका बफर बना हुआ था। उसने ये कहा कि इस जो इस वक्त जो बफर सॉल्यूशन बना हुआ है ना, ये वाला, इसकी जो पीएच है ना, जो पीएच इस वक्त जो बना हुआ है, इसकी जो पीएच थी, डेट इज 4.76। इस बफर सॉल्यूशन की पीएच जो बना हुआ था इसकी 4.76 है। अब वो कहता है कि मैंने इस बफर सॉल्यूशन के अंदर 10 मोल पर डीएम क्यूब NaOH डाला, यानी एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना हुआ था, उसकी 4.76 पीएच थी। हमने ये चेक करना है कि भाई अब ये कितना चेंज ला सकता है, या रेजिस्ट करेगा या कोई चेंज लाएगा, वो हमने निकाली पीएच में। बेसिकली पीएच में कितना चेंज ला रख सकता है या नहीं, वो हमने चेंज चेक करना है इसमें। ऐड क्या किया है, 10 मोल पर डीएम क्यूब, उसके अंदर हमने बेस ऐड की, एसिडिक बफर। अब हमने इसको सॉल्व करके जस्टिफाई ये करना है कि वो रेजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन था उसका। सर एक बार फिर से समझा दें, मतलब हमने NaOH डाला तो हम देख क्या चीज रहे हैं? हमने ये देखना है, वेस्ट। हमने हमने ये कहा ना कि बफर सॉल्यूशन वो होता है जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। अब हम वो चेक कर रहे हैं कि ये हमारा, हमने जो क्लेम किया है वो ठीक भी है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने एक बफर सॉल्यूशन बनाया, एसिडिक बफर, उसकी पीएच 4.76 थी। अब हमने चेक करने के लिए उस सॉल्यूशन के अंदर NaOH ऐड किया, अल्कली ऐड की, और मतलब कि स्ट्रांग है, और उसकी कंसंट्रेशन हमने देखें 10 मोल पर डीएम क्यूब, एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हमने अल्कली ऐड कर दी। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमारा क्लेम था कि बफर सॉल्यूशन तो पीएच को चेंज होने से बचाता है, रेजिस्ट करता है, वो ठीक भी है या नहीं, या कितना चेंज हो रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इसकी कैलकुलेशन के बाद अब जो सॉल्यूशन बन गया, यानी बफर सॉल्यूशन जिसके अंदर 10 मोल पर डीएम क्यूब NaOH डाल दिया, अब हम इसकी इस मिक्सचर की पीएच निकालेंगे। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे शुरू वाली पीएच के साथ, और फिर हम देखेंगे भाई कितना चेंज आया है पीएच के अंदर। बात समझ आइए। सर लेकिन जो NaOH की भी तो पीएच होएगी ना, लाइक जो बेसिक पीएच उसकी अपनी होगी। हाँ तो तो जब वो, वो डलेगी, हम्म, तो 4.76 बफर सोल्यूशन किया है। ठीक है। मैं पूछ हाँ रही हूँ। 4.7, हम अच्छा ये 4.76 बफर की बनी हुई है ना पीएच, और हम ये कह जी। रहे हैं कि बफर है। इसका मतलब है ये रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच को, जब इसमें कोई एसिड या बेस डालें। तो हमने कहा है ना ये,
जी। अब हमने इसी को चेक करना है कि हमने ठीक कहा है या गलत कहा है, चेंज होगी या नहीं होगी, और कितनी चेंज हो सकती है। बात समझ आइए। जी। अब इसको करते हैं ना, अब हम बफर सॉल्यूशन को जरा देखते हैं कि बफर सॉल्यूशन क्या करता है बेसिकली। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका उसने के ए दे दिया है, बिकॉज हमें सारी कैलकुलेशन में यूज करना है, तो एथेनोइक एसिड का के ए दे दिया है उसने, तो वो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, उसको हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, अब हम इसके अंदर पहला काम क्या कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन, एक सिनेरियो बना हुआ है, आपको कंसंट्रेशन एसिड की पता है, उसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन पता है, मोल्स भी पता है यानी वॉल्यूम के साथ, और NaOH की कंसंट्रेशन पता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं पहले, सबसे पहले। पता नहीं सर। अच्छा देखें। NaOH की पीएच निकालेंगे। अच्छा, हाँ अब देखें। सबसे पहले अब हमने बेसिकली लेके जाना है मोल्स कैलकुलेशन की तरफ। हम उससे फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास कितना डिफरेंस आ सकता है, कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे कैसे। तो आपके पास एसिड और उसके सॉल्ट की गिवन है, 1 मोल 1 मोल, सॉल्यूशन पूरा 1 DM³ का बना हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें NaOH की पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए NaOH मैंने जो ऐड किया है, ठीक है, 10 मोल, और सॉल्यूशन कितना है 1 DM³ का, तो इसकी हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको समझ आएगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ NaOH निकालें, यानी इसका, ये सर ये मोल्स आ, 1 के दूसरे आ गया है अब। हमें अच्छा, वॉल्यूम तो नहीं दिया हाँ उसने। वॉल्यूम इसका है, इसका है 1 cm³। लेकिन हमें वॉल्यूम तो उसने दिया ही नहीं है। बता रहा हूँ, ये गिवन है, अच्छा ठीक 1 cm³ वॉल्यूम नंबर, 10 कंसंट्रेशन वॉल्यूम गिवन है। तो हमारे पास ये मोल्स आ गए। अब हमारे पास एसिड के मोल्स गिवन है, 1 मोल है, और इसके सॉल्ट का भी 1 मोल है। अब हम देखें, जब न्यूट्रलाइजेशन होगी ना, अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होनी है देखें। आपका जो NaOH है, ये बेसिकली क्या जनरेट करता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइन। अब आपने जब ये NaOH इस बफर में डाला, तो बफर में पड़ा है एसिड, और एसिड कितना है 1 मोल। अब ये आपस में रिएक्ट तो करेंगे ना, एसिड है और साथ आपकी बेस है, तो ये रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्ट करके ये देखें, आपके पास ऐसे नहीं होगा, CH3 डबल OH प्लस NaOH प्लस वाटर, ये रिएक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने NaOH डाला। अब हमारे पास इसके इनिशियल मोल्स थे 1 मोल, ठीक है, और इसका आपने 0.1 निकाला, ठीक है। फिर आपका चेंज कितना आया। अब चेंज देखें, ये जो 0.01 मोल है, ये 0.01 NaOH का मोल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, क्योंकि एक आपको पता है कि इसकी आयनाइजेशन इक्वेशन क्या होती है कि H और OH मिलके वाटर बना, तो यानी कि जितने OH के मोल्स हैं उतने
एसिड के अंदर से H के मोल्स रिएक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि इसमें 0.01 ये कंज्यूम होगा एसिड का, NaOH का भी और इसका, और ये इतना ही यहाँ पे आपका 0.01 ये और 0.01 ये बनेगा। बात समझ आइए। नहीं सर, ये चीज़ नहीं समझ आई। देखिए ये वो एएस वाली बातें थोड़ी, वो जैसे हम करते थे वहां पे भी इनिशियल इक्विलिब्रियम यूज वाले मोल्स निकालते थे, ये वैसे ही है। देखिए एक एच, देखिए यहाँ पे अगर 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन हो तो 1 मोल ऑफ ओ एच आइन रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ वाटर बनाता है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन। ये बात समझ आ रही है। जी सर। इसका अगर ओ एच के मोल्स यहाँ से बेसिकली NaOH में से ओ एच ने रिएक्ट करना है ना, और यहाँ पे एच और ओ एच ने कंबाइन होकर वाटर बनाना है, तो हम ये कह रहे हैं कि NaOH के मोल्स इतने हैं 0.01। अब 0.01 ओ एच के मोल्स 0.01 एसिड के मोल के साथ रिएक्ट करेंगे ना। ये बात समझ आइए। सर तो 1 मोल नहीं करेगा? है ना, एसिड सारे का सारा तो रिएक्ट नहीं करेगा ना। जी जी एसिड ठीक है। जितना बेस है उतना ही एसिड ने रिएक्ट करना है, बाकी तो बच जाएगा। तो 0.01 NaOH के मोल उतने ही एसिड के मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो ये मैंने नहीं चेंज वही डाला है कि रिएक्ट कितना कर गए, यानी NaOH सारा रिएक्ट कर गया और एसिड का 0.01 उसके अंदर से रिएक्ट कर गया। अब जितना ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उतना ही सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ना। तो ये मैंने 0.01 इसमें ऐड कर दिया, 0.01 इसमें ऐड कर दिया, कि वो जितना रिएक्ट कर रहे हैं एसिड और बेस उतना ही सॉल्ट बन रहा है। समझ आइए अब। जी सर। ठीक है। अब देखें, अब हमने निकालना है इनका डिफरेंस जो हमें चाहिए, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एसिड में से जितना कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग एसिड की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 0.99। बेस सारे का सारा यूज हो गया, ठीक है। और अब ये वाटर और इसकी आपके पास कंसंट्रेशन आनी है। वाटर तो हमें ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि हमने जब के लिखना है तो उसके अंदर आपको सॉल्ट चाहिए होता है, एच चाहिए होता है, और नीचे दूसरी चीज जो एसिड की कंसंट्रेशन होती है। अब हमने ये देखिए ये जब बफर बना था ना, इसमें 1 मोल एसिड था ऑलरेडी और 1 मोल सॉल्ट पहले ही था। तो 1 मोल इसका पहले था सॉल्ट का, और 1.01 अब जनरेट हुआ। सर ये ऑलरेडी 1 मोल दिया हुआ कहाँ से आ गया? देखिए जब बफर बनाया था ना हमने, तो उसमें उसे क्या कहा था कि ये जो बफर है इसमें 1 मोल एसिड है, 1 मोल उसका सॉल्ट है। ये जो जब जब बफर बना था शुरू में, जी जी ठीक है। तो 1 मोल पहले ही था उसके अंदर, और अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपका 0.01 मोल और जनरेट हुआ। ये इसको वाटर को हम छोड़ देते हैं तो हमारा इससे काम नहीं है, वैसे ये भी इतना ही बनेगा। तो ये हो गया 1.01, ये कंसंट्रेशन आ गई सॉल्ट। यहाँ तक समझ आ गई ये बात। जी सर। अब हमने करना है सिर्फ और सिर्फ के ए निकालना है। के ए हमारे पास एसिड का होता है, गिवन है CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, और नीचे आ गई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब सर ये जब हमने पीछे बफर सॉल्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या नाम है, एक चीज उसके सॉइल से आती थी और एक एसिड से आती थी, वो क्या था मैं भूल गई हूँ, हाँ, दोबारा बता दें। ये जो जब हमारा बफर बनता है ना तो हम ये एज्यूम करते हैं कि आपका जो एसिड है वो अनआयनाइज्ड है या बहुत ही कम आयनाइज्ड हुआ है। तो एसिड की कंसंट्रेशन वही रहती है जो गिवन होगी। जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है ना ऊपर वाली CH3COO नेगेटिव, ये सॉल्ट है ना उसका, ये सारे का सारा जो कंसंट्रेशन है वो उसके मतलब वो सॉल्ट से ये नेगेटिव आइन आ रहा होता है। समझ आइए। मतलब जो एसिड की कंसंट्रेशन होगी वो हम वही लेंगे। और हाँ, अब ये देखे ना, ये यहाँ पे हमारे पास था सोडियम मेथानोएट।
अब ये सोडियम, ये जो नेगेटिव आइन आया ना, ये बेसिकली सोडियम एथेनोएट से आएगा, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली सॉल्ट कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं ना। तो ये जो ये वाली कंसंट्रेशन है, ये उस बफर बफर सोल्यूशन के अंदर उसके सॉल्ट वाली लेनी है। एसिड कंसंट्रेशन वही रहेगी जो शुरू में दी होगी। समझ ठीक आई है, ये बस बात? आयन की हम उसके सॉल्ट वाली लेंगे। हाँ, वो सारा उधर से ही आ रहा होता है आयनाइज। तो अब सॉल्ट की निकली हुई है हमारे पास, हमने एच निकालना है और पीएच निकल आएगी बस। तो हमारे पास सॉल्ट की है आपके पास 1.01, और एच पॉजिटिव आइन निकालना है आपने, और एसिड की है 0.9 है। यानी इसको क्या निकलता है कि ओके एक गिवन है, सर तो सॉरी, के की वैल्यू। ये गिवन है जी। 1.74 इंटू 10⁻⁵ कितनी होती है? 1.74 इंटू 10⁻⁵ 1.01 आ जाएगा। एच पॉजिटिव निकालना है आपने, और उसके बाद पीएच निकल आएगी। बताएं। मेरा कैलकुलेटर पता नहीं कहाँ पे चला गया, नहीं मिल एक रहा, ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट में मैं करता हूँ। एच पॉजिटिव आइन होता है 0.99 मल्टीप्लाई, ये आ रही है 1.706 इंटू 10⁻⁻1। ये मोल पर डिवीजन क्यों नहीं आ रही है कैलकुलेशन? और इसके बाद हमने निकालनी है पीएच, और पीएच होता है माइनस माइनस लॉग लॉग। ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसमें पुट करेंगे, ये आ रही है ये 4.7। अब इसको हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए 4.77 हमारे पास निकली, जो ये बफर के बाद आपने इसके अंदर 1 cm³ की 10 मोल पर कंसंट्रेशन डाली दी है। शुरू में हम पीएच देखते हैं कितनी थी। शुरू में इसकी पीएच की 4.76। बात समझ आइए। जी सर। अब पीएच को उसने रेजिस्ट किया है चेंज होने से, क्योंकि बफर था। तो हमारा जो क्लेम था कि भाई जो बफर है वो पीएच को मेंटेन करता है, वो बिल्कुल ठीक है। हमने यही जस्टिफाई करना था, क्वेश्चन ही यही था कि जस्टिफाई करें कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। गलत है तो बताएं कितना चेंज आ रहा है। तो जब हमने कैलकुलेट करके देखा, सारी कैलकुलेशन से हमें पता चला भाई ये तो रेजिस्ट कर रहा है। 4.76 से सिर्फ 4.77 पे गई पीएच, उसने रेजिस्ट किया, चेंज होने नहीं दी ज्यादा, सिर्फ 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, बिकॉज ये बफर था, इससे पीएच को रेजिस्ट किया। क्लियर हुई है बात? जी सर। तो ये बफर कैपेसिटी होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बफर कैपेसिटी क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन, देखिए सिर्फ एक पीएच का फॉर्मूला है। और पीएच के लिए आपको देखें, हम स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जाएं, उसकी पीएच भी इसी तरह निकलनी है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी एट दी एंड आपको पीएच निकालनी पड़नी है। फिर हमने वीक सर एसिड के लिए, लेकिन इस चैप्टर में सबसे लाइक कंफ्यूजिंग पार्ट तो है ही वो, जो लाइक मोल्स वगैरह उसने अजीब दी होती हैं चीजें। हाँ वो उस पे आपने जरा अपना हाथ सीधा करना है। उसकी कैलकुलेशन जो सी है मोल्स कि कहाँ से कैसे मूव करना है, वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। कंटेंट आपको समझ आ जाए उसके बाद प्रैक्टिस ही है। टोटल 4 या 5 इसमें टॉपिक है। यहाँ देखें, इसको अगर आप इसको डिवाइड कर लेना, एक है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सिंपल सा होता है। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चन आते हैं, उसमें के डब्ल्यू वाला इफेक्ट आ जाता है, के डब्ल्यू को यूज करते हैं। देन पीएच ऑफ वीक एसिड का क्वेश्चन आता है, तो पीएच ऑफ वीक एसिड, अगर सिंपल एसिड है, वीक एसिड है, तो हम जो के ए लिखने के बाद ऊपर एसिड जो कंसंट्रेट, जैसे ये लिखा जाएगा ना, जब जब सिर्फ वीक एसिड होगा, उसके साथ कोई मिक्सचर या कोई चीज नहीं होगी, सिंपल वीक एसिड होगा, तो उसमें हम ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और एच की कंसंट्रेशन दोनों एक्सपोज करते थे, और एक्स स्क्वायर करके एट दी एंड हम एच निकाल के पीएच निकाल लेते थे। ये सिंपल वीक एसिड का आ जाता है क्वेश्चन, तो ऐसे करना है। अगर आपका पीएच निकालना होता है बफर का, तो बफर का पीएच निकालने के लिए आपको जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो आपने जो इसके नेगेटिव एथेनोएट आयन की कंसंट्रेशन है वो आपने उसके सॉल्ट की पुट करनी होती है। एसिड अनआयनाइज रहता है, उसकी कंसंट्रेशन वहां से उठानी होती है, एच निकल आएगा। फिर अगर पीएच आपने निकालनी होगी
ये एसिडिक और बेसिक बफर दोनों के लिए यही काम करना है, ठीक है। और अगर आपने, फिर हमने किया था पीएच ऑफ टाइट्रेशन मिक्सचर, या टाइट्रेशन के बाद अगर मिक्सचर की पीएच निकालनी होती है तो वो हम कैसे चेक करते हैं, वो हम देखते हैं कि टाइट्रेशन के बाद जो फ्लास्क है उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सेस में रह गई है। आप एसिड के मोल्स निकालें, बेस के, दोनों की चीज़ें गिवन होगी, एसिड के भी बेस के भी। एसिड और बेस के मोल्स निकालें, देखें कौन सा लिमिटिंग है, जो यूज हो गया, दूसरा जो बच जाएगा वो एक्सेस में होगा। और उस एक्सेस की बेस पे आप एच पॉजिटिव आयन निकाल के पीएच निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ अब तक हमने ये चीजें की हैं, यानी कि पीएच से रिलेटेड चीजें यही है। बाकी इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक रह गए, एक आपके पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट रह गया और एक पार्टीशन कोएफिशिएंट रह गया, बस। ये दो टॉपिक्स रिमेनिंग। पीएच वाला काम यहाँ तक ही था। ये जितनी चीजें हमने कर ली है ना इस चैप्टर के अंदर, ये पीएच से रिलेटेड चीजें यही है। बाकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट डिफरेंट है, पार्टीशन कोएफिशिएंट डिफरेंट चीज है। यहाँ तक बताएं, क्लियर है चीजें? जी सर। यही चार पांच चीजें हैं जो आती हैं बार बार चेंज होगी। कैलकुलेशन तो लाजमी आता है, हर दफा डिफरेंट आएंगी, लेकिन बेसिकली चीजें सिंपल यही रहती हैं। आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा टॉपिक है, यानी कि एसिड की सिर्फ दी हुई है, बेस की दी हुई है, स्ट्रॉन्ग बेस की है, सिंपल वीक एसिड है, या बफर सॉल्यूशन है, या टाइट्रेशन मिक्सचर है, ठीक है। तो यह बफर कैपेसिटी का कभी दे देता है, जैसे इस तरह का। तो हमने सिंपल थोड़ी बहुत चीजें अंडरस्टैंड उसका करनी है। अच्छा, अब सर हमारे तो पास, मैं इसके टॉपिकल स्टार्ट कर दूं, हो जाएंगे? हाँ आप टॉपिक को स्टार्ट करें, हम भी इस चैप्टर की ये करवाने के बाद ना मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ। ये बफर, हम ये एक अगला टॉपिक पढ़ लें, केएसपी ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आप करें क्वेश्चंस इन बाकी, यानी एक दो टॉपिक्स के अलावा बाकी सारा आपका कंप्लीट ही है। अब करें, उसमें जो इशू आएगा फिर हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आप टॉपिक को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अच्छा, अगला हमारा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, के एस पी कहते हैं, ये भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम। जैसे आपने के स्क्वायर पढ़ा, के पी के सी, ये सारे इसी तरह ये एक आपके पास होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम देखेंगे। चलो, ये से हम कहते हैं सॉलिबिलिटी। अब ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना, ये बेसिकली है क्या, पहले इसको हम देखते हैं। आपके पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट सॉल्ट्स का निकलता है, कौन से सॉल्ट का? जो कि स्पेरिंगली सॉलेबल या स्लाइटली सॉलेबल जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उसका हम के एस पी निकालते हैं। इसको हम कहते हैं के एस पी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। होता किस लिए है? फॉर स्पेरिंगली स्लाइटली सॉलेबल सॉल्ट के लिए आप के एस पी निकालते हैं। अब ये, मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखें। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई एक सॉल्ट है, ठीक है। आप ले लें कोई भी स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट ले लें। फॉर एग्जांपल, बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट ना स्पेरिंगली सॉलेबल, बहुत कम सॉलेबल होता है। देखें, एक चीज याद रखिए, ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकलती है ना, ये आपके पास कंप्लीटली सॉलेबल सॉल्ट्स की नहीं होती, ये स्पेरिंगली सॉलेबल है, बहुत ही जो इनसॉलेबल जिन्हें हम कहते हैं उनकी सिर्फ निकलेगी। और ये आपके पास एक हेट्रोजीनियस इक्लिब्रिया की एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस में भी बताता हूँ कैसे। अब देखें, ये आपके पास सोल्यूशन है कि आपके पास पड़ा हुआ है बेरियम सल्फेट, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। अब इसमें होगा क्या कि कुछ आपका सॉल्ट सॉल्युबल होगा और कुछ आपका इनसॉल्युबल रहेगा ना, यानी कि कुछ आपका एक्वस साइंस होंगे
और कुछ इसमें सॉलिड बना हो। तो ये, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे होमोजीनियस कैटालिसिस होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है ना, इस तरह ये, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया बेसिकली क्या है कि जितने आयन जा रहे हैं उतने ही वापस वो सॉलिडिफाई हो रहा है, बिकॉज ये स्पेरिकली सॉलेबल है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक एग्जांपल है, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, कि इसके अंदर डिफरेंट आपका फेज है। देखें, कुछ आपके सॉलेबल हैं और कुछ आपका सॉलिड नीचे बैठा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हमारे पास इसका, इसके क्वेश्चन ही आने हैं। ये बेसिकली थ्योरी आपको समझाने के लिए कि ये केएसपी होता क्या है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है क्या। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको ये बताएगी कि आपने जो सॉर्ट दिया मुझे, कोई भी जो स्पेरिंगली सॉलेबल है या कोई जो इनसॉलेबल हम जिसे कंसिडर करते हैं कि हम इसमें कुछ कुछ हद तक कोई चीज सॉलेबल हो सकती है, वो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट हमें ये बताएगी कि कितना सॉलेबल है। उसकी वैल्यू हमें बताती क्या है कि एक सॉल्ट है, उस, वो कितना एक सॉलेबल है, वो उसकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होती है। ये के एस पी हम निकालते हैं। एक आपके पास के कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के एस पी जो है वो, जैसे के पी के सी होता है। तो ये के बेसिकली कहाँ से आया, ये के बेसिकली इक्विलिब्रिया से आया। और इक्विलिब्रिया कौन सा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, जो इस सॉल्यूशन के अंदर बना होता है, जिसपे कुछ सॉल्ट सॉलेबल बहुत कम और बाकी सारा इनसॉलेबल। तो ये जो इक्विलिब्रिया होता है, इसका जो कांस्टेंट है डेट इज के एस पी, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ तक समझ आइए बात। जी सर। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले के एस पी लिखना कैसे है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सर लेकिन ये बात मैंने नहीं सुनी, इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्यों कहते हैं? अच्छा, हेट्रोजीनियस, देखें हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। हम, पता नहीं, वो जो दो फेजेस में होती हैं इस तरह हाँ, करके कुछ था। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पढ़ी है ना आपने, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटालिसिस, तो हमने क्या, उस पर क्या कहते थे, पढ़ा हेट्रोजीनियस तो सब है कैटालिसिस। सर, याद कुछ नहीं। हाँ, ये रिवाइज करना है क्योंकि A2 में आना है ना एएस का भी कॉन्सेप्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, बल्कि ये इसी में आपके A2 में, ये रेट ऑफ रिएक्शन में। अच्छा, देखते हैं उसको बाद में। जी। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है कि जिसमें आपका जो रिएक्टेंट्स होते हैं और आपके जो कैटलिस्ट होता है वो डिफरेंट फेज में होते हैं, तो हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। एग्जाम्पल एक होता है होमोजीनियस, जिसमें आपके कैटलिस्ट और आपके रिएक्टेंट सेम फेज में होते हैं। वहीं से वर्ड है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया कहाँ बना, इक्विलिब्रियम ऐसे बनता है कि मैंने ये बताया कि ये जब स्पेरिंगली, एक्वस और सॉलिड दोनों इक्वल हाँ, अमाउंट में होंगे। हाँ, यानी कि जितने आइंस आपके डिजोल्व हो रहे हैं उतना ही वापस वो सॉलिडिफाई हो रहा है, वो जो आपका सॉल्ट है, तो वो इक्विलिब्रिया बन जाता है। और उस इक्विलिब्रिया को हम हेट्रोजीनियस इसलिए बोलते हैं कि सॉलिड और एक्वस दोनों स्टेट है। समझ आइए बात। जी सर। अच्छा, अब, और ये बस हम इसलिए देख रहे हैं कि हमने देखना है कि वो कितना सॉल्युबल है एक सॉल्ट। हाँ, वो सॉल्ट कितना ठीक है। सॉलेबल है, सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट हमें ये बताती है। अब ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको लिखने का तरीका। अब ये देखें, इसको हम जल्दी से करते हैं। ये देखें, ये बेरियम सल्फेट है। ठीक है, आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा ना, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कुछ भी दिया जाएगा, तो ये है Ba+2 एक्वस साइंस में जाता है, और SO4-2 एक्वस साइंस में। ठीक है, अब ये आपके पास, इसका KSP लिखना है हमने। KSP लिखा जाता है आपके पास, हम पहले वैसे केसी कैसे लिखते हैं, या इससे पहले हमने लिखा तो हम क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो आइंस है, बस, नीचे रिएक्टेंट की नहीं आनी। केएसपी जब भी लिखते हैं, केएसपी के लिखने का तरीका समझना है आपने। केएसपी लिखी कैसे जाती है, केएसपी में सिर्फ और सिर्फ जो आइंस आपके कुछ एक्वस में चले गए, सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन आती है। पीछे से आपके नीचे वाली चीज कुछ भी नहीं आनी, यानी कि जो सॉल्ट था उसकी कंसंट्रेशन यूज नहीं होती इक्वेशन में। सिर्फ ये इक्वेशन है केएसपी। समझ आइए बात।
जी सर, फिर से बताते हैं। केएसपी लिखने के लिए हम जनरल केस जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कैसे लिखते थे? सिंपल, ये थोड़ा सा डिफरेंट ऐसे है कि हम बाकियों में क्या लिखते थे, केपी लिखें, केसी लिखें। इससे पहले फिर हमने, से नीचे रिएक्टेंट क्यों नहीं लिख रहे? हाँ, रिएक्टेंट किस लिए नहीं लिख रहे कि देखिए रिएक्टेंट तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट तो जा ही नहीं रहा ना, ये इनसॉलेबल है सॉल्व। तो हम कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एज्यूम ये करते हैं कि सिर्फ हम वही लेंगे जो कि आयंस कुछ हद तक सॉलेबल हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की। हमने क्या निकालना है, देखिए हमने निकालना है ना कि सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है। सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ये बताती है कि कितने आयंस सॉलेबल हुए हैं। अब तो उस सॉलेबल आयंस की कंसंट्रेशन ही लिखेंगे ना, इनसॉलेबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो हमारे किसी काम की नहीं है ना। बात समझ आइए। इस जी इक्विलिब्रिया के सर। इस इक्विलिब्रिया के अंदर सिर्फ ये हमारे काम की जो आइंस कुछ हद तक जो सॉलेबल हुए हैं, इनकी कंसंट्रेशन हमें बताएगी कितना सॉलेबल हुआ है। इनसॉलेबल सॉल्ट जो हमने नहीं, हमें फायदा ही नहीं है ना, हमने तो सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी होती है फॉर दी आइंस जो कि एक्वस में गए। सॉलिड चीज तो नहीं हमारी जा रही ना। तो सिर्फ केएसपी जी के लिए आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आइंस, जो लिखे जाएंगे सिर्फ वही लिखी जाएगी। तो ये केएसपी सिंपल ऐसे लिखा जाता है किसी भी सॉल्ट का। अब हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना होता है। क्वेश्चन है कि सॉलिबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज 2.48 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर डीएम। अब ये उसे कहा है कि ये उसकी सॉलिबिलिटी है, यानी कि इतने आइंस उसके सॉलेबल होते हैं। अच्छा, आपको ये पता है ना कि जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये 25 इसलिए उसने दिया है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उससे आपकी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे इफेक्ट आ दो। कैलकुलेट कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो केएसपी देखकर आपसे सॉलिबिलिटी पूछ लेगा, या वो सॉलिबिलिटी वैल्यू देखकर आपसे केएसपी पूछ सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है, आपसे केएसपी निकालने के लिए पूछा है, और आपके पास सॉल्ट कौन सा है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो पहला काम आपने, जब भी सॉल्ट होगा उसको आपने आयनाइज करवाना है। CA3PO4 CA2 एक्वस आयन जो कुछ हद तक आयंस गए, प्लस फॉस्फेट आयन PO4-3। अब कैल्शियम कितने आएंगे, 3, फॉस्फेट कितने, 2। ये समझ आइए यहाँ तक। जी सर। आयनाइज कर लेंगे ना किसी भी सॉल्ट को, या मसला है? सर ये तो डिपेंड करता है सॉल्ट कौन सा है। नहीं नहीं, ये कैल्शियम फॉस्फेट आपको समझ आइए कैसे मैंने किया इसको आयनाइज। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम का आयन होगा और फॉस्फेट का आयन होगा। फिर हमने देखना है कि इसमें कितने आयन्स है, कैल्शियम में कितने आयन्स है, 3, फॉस्फेट में कितने थ्री। आयन्स है, 2। बस उसके लिए ऐड करते रहे। फॉस्फेट की टू, अच्छा जी जी। ठीक है। अगर आपने ये 3-2 का ही इंपॉर्टेंस है, 3-2 अभी यूज होनी है कैलकुलेशन में, इसलिए ध्यान से आपने उसको आयनाइज करवाना है सॉल्ट को। बेरियम सल्फेट तो सिंपल था। बेरियम का आयन सल्फेट पहले, ये इस तरह की चीजें हम आपको देगा पेपर में। अच्छा, अब आपको उसे सॉलिबिलिटी दी है। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ दीज, 2.48 इंटू 10⁻⁻6, 2.48 इंटू 10⁻⁻6। सॉलिबिलिटी हमें ये बताती है कि आपका सॉल्ट कितना हुआ है, मतलब कितने आइंस में गया है। तो ये बेसिकली इन आइंस की वैल्यू है, ये इनकी सॉलिबिलिटी है। ठीक है, बात समझ आइए। जी सर। अच्छा,
मतलब मैं ये बता रहा हूँ, जब भी वो सॉलिबिलिटी देगा तो वो सॉलिबिलिटी आइंस, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है इसका, सीधे ही आते हैं। लेकिन समझना है आपको ना, एक सॉलिबिलिटी देगा तो वो आइंस की सॉलिबिलिटी होगी जो उस सॉल्ट के कुछ आइंस एक्वस आइंस में गए हैं, तो 2.48 ही सर तो 2.48 दोनों में डिवाइड नहीं होगा? है ना। हम क्या कहते हैं कि जब एक मोल एसिड का रिएक्ट करता है तो एक मोल बेस का, तो एक मोल सॉल्ट का बन रहा होता है ना, और साथ उतना ही वाटर भी जनरेट हो रहा होता है। डिवाइड नहीं होता, वो सेम कंसिडर होता है हमारे पास, 1 मोल मोल जैसे हम लेते हैं। हमने पहले नहीं किया। जी, ये किया तो था। ये देखे ना, हम क्या अज्यूम करते हैं। लेकिन वो तो डिफरेंट सिचुएशन थी। जैसे ये है ना, ये 1 मोल ऑफ एसिड, 1 मोल ऑफ बेस रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट और 1 मोल ऑफ वाटर ही बनता है ना। जी। इसी तरह जब यहाँ पे हम ये ले रहे हैं इसकी सॉलिबिलिटी, तो उसमें हमारे, या जैसे हम, आपको याद हो हम क्या सपोज करते थे कि जब हम वीक एसिड की लेते थे तो हम वीक एसिड में क्या करते थे, एक्स एक्स मोल्स लेते थे ना, जी। ऊपर एच पॉजिटिव आयन के भी और नेगेटिव जो उसका एथेनोएट आयन होता है, हम क्या कहते हैं कि 1 मोल उसका बनेगा 1 मोल, तो दोनों को हम एक्स और एक्स सपोज करके एक्स स्क्वायर कर लेते थे। बात समझ आइए। जी सर। तो इसी तरह जब वो सॉलिबिलिटी देगा तो दोनों आयंस की उतनी ही सॉलिबिलिटी है। अब अगला काम जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने समझना है, इसके कितने आयंस बन रहे हैं, 3, और इसके कितने बन रहे हैं, 2। तो आपने अगला काम ये करना होता है, इसको आप ध्यान से सुनना है, टाइम भी कम रह गया। आपने जब भी आपके पास जो भी आयन जनरेट होगा उसके उतने ही सॉलिबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई करके पुट करना है। अब इसका अगर केस भी लिखा जाए तो, पहले मैं लिख देता हूँ, चले। ये बताएं, केएसपी समझ आइए जो लिखी है मैंने, केएसपी। सर मैं कब से 2.48 को ना उसकी सॉलिबिलिटी नहीं, उसकी कंसंट्रेशन समझ रही थी। लेकिन वो कंसंट्रेशन ही तो है। हाँ वही है ना, मोल पर डीएम की कंसंट्रेशन ही है। अच्छा पहले आप ये लेकिन उसको बताएं, सॉलिबिलिटी क्यों कह रहे हैं? उसकी बेसिकली सॉलिबिलिटी कंसंट्रेशन के साथ ही है ना, कि कितने आयन सॉलेबल हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन शोज, कंसंट्रेशन से शो करते हैं ना। ये आयंस कितने सॉलेबल हो रहे हैं वो उनकी कंसंट्रेशन ही बताएगी ना सोल्यूशन के अंदर। फिर तो मतलब 2.48 टाइम्स सॉलिबल हो रहे हैं। हाँ सी। 2.48, हाँ 2.48 × 10⁻⁶ मोल पर डीएम क्यूब कैल्शियम का, और उतना ही जो फॉस्फेट है उसके आयन सॉलेबल हो रहे हैं। ये आएगी कंसंट्रेशन की फॉर्म में, क्योंकि इसमें हमने कंसंट्रेशन पुट करनी है स्क्वायर ब्रैकेट से उसके अंदर। आप लेकिन पहले ये मुझे बताए, 2.48 वाली वैल्यू नहीं समझ आ रही है क्या। तो क्या है ये? 2.48 उन आयंस की